यस फ्रेंड्स, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंपनी कीप्स दिस फाइनेंशियल अकाउंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर कैश अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर on 1st January 2011 the balances are as under। ये हमारे ओपनिंग बैलेंस हो गए। ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 आर, ये हमने परचेज किया, ये सारे हमारे खर्चे, ये इन्होंने बताया सेल्स है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द बुक्स, स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन द कंपनी बैलेंस शीट वर एज अंडर। ओके, ठीक है। The following items have been recorded in the financial books only। अंडरलाइन कर दें इसे। You are required to show the account in the cost ledger। Prepare a statement reconciling the profit disclosed by cost account with the profit shown in the financial accounts। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें सारे लेजर भी बनाने हैं। अच्छी बात ये है, तो लेंदी क्वेश्चन कहेंगे इसे, हम लेंदी क्वेश्चन कहेंगे। नाउ चूंकि इसमें ये नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है, इसलिए इसमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट वाले होंगे, मतलब कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स अलग अलग हैं। तो कॉस्ट की बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल की बुक्स में होगा, जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे फाइनेंशियल बुक्स करता है परचेज ऑफ मटेरियल, तो हम फाइनेंशियल बुक्स में लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो वो कॉस्ट की बुक्स में आएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। क्रक्स में अगर हम इस चीज को समझें तो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल बुक्स में एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, मतलब जिसमें बाहर वाली कोई पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे वेजेस पे करना है, सैलरी पे करना है, एक्सपेंडिचर पे करना है, मटेरियल परचेज करना है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हम पेमेंट करते हैं, तो उस जो बाहर जो हम पेमेंट करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, जैसे पार्टी लिखा, या सेल किया तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल लिखा। तो यहाँ पर जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो कॉस्ट की बुक्स में एडजस्टमेंट के नाम से चलता है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे परचेज की बुक्स में, फाइनेंशियल की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, तो कॉस्ट की बुक्स में होगा परचेज आया यानी कि मटेरियल आया, तो कॉस्ट की बुक्स में लिखेगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अगर हमने मटेरियल बेचा तो फाइनेंशियल बुक्स लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कॉस्ट की बुक्स लिखेंगे जीएलए टू मटेरियल कंट्रोल या टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है ना? तो ये मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कुछ टाइम पर ही, बड़ा अच्छा समझाया था। चलिए, अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आप एक काम करा करें, आप लेजर्स सारे बना लिया करें। जब आप लेजर्स बनाएंगे तो आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, जो लेजर्स ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं उनको तो मैं बना ही लेता हूं। तो हम लिखेंगे लेजर्स इन कॉस्ट बुक। ठीक है, कॉस्ट की बुक में लेजर सबसे पहले हम बना लेते हैं। जो चार लेजर हमारे पास यहाँ दिए हैं, स्टोर लेजर, WIP लेजर, फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर, ये चार लेजर तो हमें ओपनिंग बैलेंस से दिए हैं, तो इन चारों को बना लें। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट,
ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, इतने हिस्से का नाम LC अकाउंट कर देता हूं, तो मेरा थोड़ा लिखने में इजी पड़ेगा। WIP LC अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिनिश गुड्स LC अकाउंट। आपको एग्जाम में इतना छोटा नहीं लिखना है, एग्जाम में आप कंप्लीट लिखेंगे। एंड चौथा क्या है, चौथा है कॉस्ट लेजर। एक सेकेंड, ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये तो मैंने 4 अकाउंट बना दिए। अब जो इनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो मैं यहां से लिख देता हूं। एक्चुअल में ये बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा, 15,000। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 23,250। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5250, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,500। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो, अब मैंने मटेरियल परचेज किया, तो मैंने मटेरियल परचेज किया, तो एंट्री क्या बनाऊंगा, 82,500 का है। अच्छा, ये जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है, इसी का नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो या ये नाम लिख लें या ये एक ही बात है। अब ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मैं पर्पल कलर से लिख रहा हूं। जैसे इन्होंने बोला है कि हमने मटेरियल परचेज किया, तो मटेरियल परचेज करेंगे तो टू लिखेंगे CLC कॉस्ट की बुक्स में, और यहां पर लिखेंगे बाय SLC। ठीक है। अब वेजेज जो हमने पे किए हैं, जो डायरेक्ट हमने वेजेज पे किए हैं, या तो हम वेजेस कंट्रोल से अकाउंट ट्रांसफर करें या हम यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट वेजेस हैं उनको हम सीधा WIP में डेबिट कर लें, टू CLC बाय WIP LC। अच्छा, अब जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं उनके लिए मुझे एक अकाउंट खोलना होगा, उस अकाउंट का नाम है फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट। ठीक है ना, जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं, जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट होगा, तो इसका नाम होगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो अब जो इनडायरेक्ट वेजेज हैं इनका नाम क्या होगा, इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट करेंगे। कितनी है इनडायरेक्ट वेजेज आपकी, 31,500। ठीक है ना, तो वो यहां पर आ जाएंगी टू CLC 31,500, और CLC में आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल 31,500। ठीक है ना फ्रेंड्स।
अब आप देखें फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर्ड किए हैं वो हमने 54,000 किए हैं और एब्जॉर्ब किए हैं 82,500। आपको पता है जो इनकर्ड करेंगे हम वो फैक्ट्री ओवरहेड में एंट्री लिखेंगे टू CLC, ठीक है ना। और तो एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, और CLC में क्या होगी बाय फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 54,000। ओके, अब इन्होंने बोला जो फैक्ट्री ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब करे हैं वो किए 82,500। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे सारे वर्क इन प्रोग्रेस पे चार्ज हो जाते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम लिखेंगे बाय WIPLC हाउ मच 82,500। तो WIP में जाएगा हमारा टू फैक्ट्री ओवरहेड LC 82,500। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इनकर्ड करेंगे बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड की तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, और जो एब्जॉर्ब होगा वो फिनिश गुड्स पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसके लिए मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट बनाना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैं इसी में बना लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए कितने इनकर्ड किए हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर किए 18750। तो एंट्री क्या होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट 18750 टू CLC, और CLC में एंट्री क्या होगी बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 18750। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे देखें अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए हैं, तो एब्जॉर्ब कहाँ जाएंगे फिनिश गुड्स पे। तो इसके लिए पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को क्रेडिट करेंगे बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हाउ मच दैट इज 18,600। तो फिनिश गुड्स में ट्रांजैक्शन डेबिट में आएगी टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 18,600। अब आगे आ गए, अब है हमारा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड की हमने इतने, एब्जॉर्ब की हमने इतने। तो सेलिंग ओवरहेड आपको पता है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम करते हैं इसको एब्जॉर्ब। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एब्जॉर्ब करेंगे तो इसके लिए मुझे एक अकाउंट बनाना होगा सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है ना। और एक अकाउंट मेरा बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। चलिए अब सेलिंग ओवरहेड जो इनकर्ड हुए हैं उनको देखें, इनकर्ड हुए हैं 11250, वो एंट्री बनेगी सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, यहाँ पर आ जाएगा 11250। तो CLC में क्या जाएगा बाय सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 11250। दूसरा क्या है सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब हुए हैं तो सेलिंग ओवरहेड से निकल के हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखें
मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो हमारा ये मटेरियल जो इशू हुआ है वो 86,250 का हुआ है। तो यहाँ से एसएलसी से मटेरियल निकलेगा और वो WIP में चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए WIP का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें दिया है। WIP का क्लोजिंग बैलेंस है 20,250। जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं इनको मैं क्लोजिंग इससे लिखता हूँ, ठीक है ना। और फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 6,000। ठीक है, अब आप एक बार बैलेंसिंग करें। बैलेंसिंग में ग्रीन कलर से करता हूं। ये टोटल है 97,250, 97,250, सॉरी 97,500, 97,500, 97,500। तो बैलेंस आया, बैलेंस कैरी डाउन होगा 11,250। ठीक है, इसका टोटल हुआ 310,500, 310,500। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये है 290,250 और ये बैलेंसिंग फिगर आपकी फिनिश गुड्स तैयार हुआ है वो आ जाएगी। टू 290,250। अब इसका टोटल करेंगे हम, ये आएगा 314,100। तो इसमें जो बैलेंसिंग फिगर है ये 308,100। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में जाएगा। आपको पता है ये सारी चीजें, मैंने जब कॉन्सेप्ट कराया था तब बताया था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल 308,100। ठीक है ना। अब आप ये देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल जो है हम लोग ले जाते हैं कॉस्टिंग P&L में 319,500, 319,500। एक हमारा एक कॉस्टिंग PL अकाउंट बन जाएगा। My costing PL account 319,500 to cost of sales account 319,500। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है अब रह किस चीज की गई ट्रांजेक्शन, अब रह गई है सिर्फ सेल की ट्रांजेक्शन। तो सेल की ट्रांजेक्शन हम करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स में एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। हमारी बुक्स में डेटर की जगह एक्सटर्नल पार्टी है तो हम CLC को डेबिट करेंगे। तो CLC डेबिट होगी
तो यहाँ पर आ जाएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 397500। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा बाय CLC 397500। ठीक है ना। चलिए अब हम बाकी सारे लेजर्स के बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ CLC का बैलेंस छोड़ दें। अब इधर आ जाए, फिक्स्ड ओवरहेड में हम जब करेंगे तो इसका टोटल है हमारा 85,500, इसका टोटल है 85,500। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये 3000 है। ये क्या है? अंडर रिकवर। और जब अंडर रिकवर्ड है तो ये कहाँ चले जाएंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में टू फिक्स्ड ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 3000। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का टोटल कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का टोटल इस तरफ आ रहा है 18750। तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, तो ये भी अंडर रिकवर्ड हुआ है। मैंने बताया था कि कोई ओवरहेड्स ऐसे तो नहीं होते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। अब जब हम सेलिंग ओवरहेड का टोटल करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 150 का। ये हमारे ओवर रिकवर्ड हो गए। कॉस्टिंग PL में हमारे इसका टोटल आएगा 397650, 397650। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट बुक्स में कहां जाएगा? ये जाएगा हमारे CLC में, क्योंकि अल्टीमेटली जो अकाउंट रहते हैं वो हमारे पास CLC ही रहता है। तो यहां पर आ जाएगा बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 75,000। अब आप इसका टोटल करें तो इसका टोटल आएगा 4,35,000, 4,35,000। तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 37,500। ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। तो अगर आप एज ऑन 31 दिसंबर ट्रायल बैलेंस बनाएं, अगर आप एज ऑन 31 दिसंबर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2011, तो आपके पास CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस क्या है? 37,500। और डेबिट में बैलेंस क्या है? देखो जरा, आपके पास स्टोर लेजर का है 11,250, फिनिश WIP का है 20,250 एंड फिनिश गुड्स का है 6,000 रुपए। ठीक है ना। तो स्टोर लेजर 11,250,
फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 20,250, सॉरी WIP, एंड फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है 6,000। इनका जो टोटल है 37,500, 37,500, ये आपस में टैली करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमने सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करी और फिर जो ट्रांजेक्शन्स जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हमारे WIP में, ऑफिस ओवरहेड हमारे फिनिश गुड्स में, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दिए और फिर सारी एंट्रीज को हमने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए। कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था प्रॉफिट, वो फिर से हम CLC में ले गए। मैंने आपको बताया कॉस्ट की बुक्स में जो भी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो CLC से ट्रांजेक्ट होते हैं। तो फाइनली हमारा ट्रायल बैलेंस बना। तो अब आप देखिए कि आपकी जो बैलेंस शीट थी, आपके पास जो शुरू में ट्रायल बैलेंस था वो ये था और बाद में आपका ये ट्रायल बैलेंस हुआ। ये पूरा जो है बाकी सारे ट्रांजेक्शन आपके प्लस माइनस होके नेटिंग ऑफ होके ये बैलेंस बचा। अब आपने, ये तो फाइनेंशियल्स की बुक्स थी, अब आप सॉरी कॉस्ट की बुक्स थी, अब फाइनेंशियल्स की बुक बनाएंगे। तो फाइनेंशियल की बुक्स में आप क्या करेंगे, आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। आप एक बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसकी बुक्स हैं, ये फाइनेंशियल बुक्स हैं। देखिए सेल हमारी कहाँ आ जाएगी, सेल हमारी आ जाएगी यहां पर, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक्स, देखिए स्टोर, WIP एंड फिनिश गुड्स, इन तीनों का हम लिख लेंगे। कितना कितना है 15,000, 23,250, 5,250, यह है 43,500, ठीक है। नहीं, ये गड़बड़ है। देखिए इन्होंने बताया था कि बैलेंस शीट में जो स्टॉक आ रहा है वो अलग है। बैलेंस शीट के स्टॉक इन्होंने बताए थे ये थे, बैलेंस शीट के स्टॉक ये है ना कि वो। तो हम बैलेंस शीट में कौन से स्टॉक लिखेंगे, ये लिखेंगे 46,500, और क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 36,750, सही है। चलिए अब ट्रांजैक्शन देख लें। मटेरियल परचेज किया तो हम परचेज लिखेंगे कितनी, परचेज हमारी हो गई 82,500, ठीक है ना। वेजेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, हमारे वेजेस में ही रहेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 54,000, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 18,750, सेलिंग ओवरहेड 11,250। और भी खर्चे हैं, ऐसे खर्चे जो सिर्फ फाइनेंशियल्स बुक में है, वो है डिवेंचर और इंटरेस्ट पे, डिवेंचर इंटरेस्ट 12,000, लॉस ऑन सेल कितना है 3,750, और डिविडेंड रिसीव्ड 4,500, ठीक है ना। तो इन सब का जो हम सम टोटल करेंगे,
सम टोटल करें तो ये आया मेरा 438,750 438,750 तो बैलेंस आया 60,000 दैट इज नेट प्रॉफिट। अब इस 60,000 के नेट प्रॉफिट को मुझे रिकंसाइल करना है कॉस्ट लेजर के 75,000 से, सही है ना। चलिए तो मेरा अब बनेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स एड expenses only showing in financial books, debenture interest, loss on sale, ठीक है। ऐड करेंगे हम जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर लेस है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से, लेस करेंगे इनकम ओनली शोइंग इन फाइनेंशियल बुक्स, लेस करेंगे कॉस्ट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से, और कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन फाइनेंशियल क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक जब ज़्यादा हो। तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास फाइनेंशियल का ओपनिंग स्टॉक है ज़्यादा और कॉस्ट का ओपनिंग स्टॉक है कम। देखिए फाइनेंशियल का ओपनिंग स्टॉक है 46,500, कॉस्ट का ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कितना था 43,500। तो डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक 3,000 रुपये, ठीक है। 46,500 माइनस 43,500, और देखें यहां पर आएगा डिविडेंड रिसीव्ड 4,500। चलिए क्लोजिंग स्टॉक में भी देख लें। क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो है फाइनेंशियल का ज़्यादा है, सॉरी फाइनेंशियल का कम है, कॉस्ट का ज़्यादा है शायद। एक मिनट चेक कर लेते हैं। कॉस्ट के जो क्लोजिंग स्टॉक्स आ रहे हैं वो कितने हैं 37,500 एग्जैक्टली। तो कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक ये भी ऐड ही होगा बेसिकली। इसको मैं रेड कलर से करता हूं। तो ये आएगा डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा 37,500 माइनस 36,750 750। तो ऐड कर दें सबको तो ये आ जाएगा हमारा 75,000। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स
ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सपेंडिचर जो होता है और ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट एक तरह से होता है। तो जब ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट का कम होगा, फाइनेंशियल का ज़्यादा होगा, या एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल का ज़्यादा होगा, इसका मतलब फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो चुका है, तो हम उसे ऐड करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक में जस्ट अपोजिट है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें ऐड वाली आई थी। इसमें बच्चा डाउट होता है, कंफ्यूज होता है, इसको जरा कॉन्सेप्टली समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।